हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। विश वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक मॉडल और उस मॉडल के क्या क्या यूज़ हैं कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम रेडियस निकालें, फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम एनर्जी निकालें, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डेरिवेशन के माध्यम से देख ली थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा टॉपिक है, जिसका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन, या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर बोहर में भी कमी थी, तो कमी नहीं थी प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीशन थी। इनकम्प्लीशन और डिफेक्ट में बहुत बड़ी डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा। आप बोलोगे सर कैसे? कमी मतलब कोई चीज़ बताए हो वो चीज़ गलत हो, इनकम्प्लीशन मतलब कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया हो बट कुछ चीज़ें बच गई हो। तो हमारे जो बोहर साहब से इनसे बहुत सारी चीज़ें बच गई थी और उन्हीं को हम पढ़ेंगे क्या, लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी कि ये लिमिट के लिए है, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर लागू होता है। उन सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेस था, इतना ज़्यादा सक्सेस था, इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि बोहर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार तो यार तुम समझ ही रहे हो किसको दिया जाता है, जो अपनी फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हों, जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों। तो बोहर भी बहुत कुछ कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की, तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये स्पेशली हाइड्रोजन के लिए दिया गया। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करता था, ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता था। आप बोलोगे सर इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि ये जो मॉडल था हमारा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए था। किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप बोलोगे सर ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप क्या समझा रहे हो? देखो प्यारे बच्चों, इसी को हम साइडली कहें तो स्पेशली ये हाइड्रोजन के लिए था। आप बोलोगे सर और किसी के लिए नहीं था? हमारी बुक में तो क्वेश्चन आया है हीलियम प्लस। तो बात को समझो यार, हीलियम प्लस का मतलब भी तो क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। लिथियम 2 प्लस का मतलब भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ, और बेरिलियम 3 प्लस का मतलब भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ। वो कैसे सर? यार आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, और ये एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। बात क्यों समझना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू ये 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन वहीं पर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर एन एटम। ये केवल 1 इलेक्ट्रॉनों वाले एटम के लिए फॉलो होता था, जिसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कैसे लाइन स्पेक्ट्रम हमारी प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए होगे। हो सकता है आपकी बुक में इस पे क्वेश्चन आए हो सकता है इस पे आए हो सकता है इस पे आए हो। और जेई में कई बार क्वेश्चन आए हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल इज लिमिटेड फॉर, किसके लिए लिमिटेड है? तो यार ये उन्हीं स्पीसीज के लिए केवल लग सकता है जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लिथियम 2 प्लस हो, चाहे वो हीलियम प्लस हो, चाहे वो बेरिलियम 3 प्लस हो। ओके सर, हम समझ गए। तो अगर सिंपली यार पहली डिमेरिट लिखनी हो, पहली लिमिटेशन लिखनी हो, तो आप क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप बहुत ईजिली लिख लोगे। कांट एक्सप्लेन, आप बहुत ईजिली लिख लोगे, कांट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्या लिखोगे? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, कुछ भी लिख सकते हो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। ओके सर, हम समझ गए, मतलब इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ बिल्कुल। चलो भैया चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या है? बोहर जी ने नंबर ऑफ सेल की बात की। बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं फिक्स रेडियस पे, फिक्स एनर्जी लेवल में, उनको हम ऑर्बिट कहते हैं, उनको हम सेल कहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। लेकिन बोहर ने सबसेल को एक्सप्लेन नहीं किया। सर ये सबसेल को एक्सप्लेन किसने किया? एक साइंटिस्ट है प्यारे बच्चों, जिनका सुंदर सा नाम है सोमरफील्ड। उनको हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप मिल गया था, और बोहर की गलती नहीं थी, क्योंकि बोहर के टाइम पे, बोहर यार अमीर आदमी तो थे नहीं कि जो चाहे वो ले ले। बोहर के टाइम में हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप नहीं था। ड्यू टू दिस रीज़न वो क्या कर पाए, वो केवल सेल को डिफाइन कर पाए, उन्होंने सबसेल को एक्सप्लेन नहीं किया। तो सोमरफील्ड ने सबसेल को एक्सप्लेन किया। ठीक है, किसने? सोमरफील्ड ने। तो अगर हम आपसे बात करें यार सबसेल के बारे में एक्सप्लेनेशन, किसके बारे में? सबसेल का एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आपके अपने बोहर जी ने नहीं दिया था। ठीक है, आपके अपने बोहर जी ने उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था।
सबसेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। किसने? आपके बोहर जी ने। वहीं पर बात करें सर तीसरा डिमेरिट क्या है, तीसरी लिमिटेशन क्या है, तो प्यारे बच्चों आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे और उनके नाम से कुछ इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जिनमें से एक है जीमन इफेक्ट और एक हमारा स्टार्क इफेक्ट। अब बहुत सारे बच्चे तो आज तक यही नहीं समझ पाए कि व्हाट डू मीन्स बाय जीमन इफेक्ट एंड व्हाट डू मीन्स बाय स्टार्क इफेक्ट। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द टॉपिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीमन इफेक्ट एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो चलो यार, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन के लिए हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम प्रिज्म से गुजारते थे तो ऐसे ऐसे यार स्पेक्ट्रम फॉर्म में निकलती थी। हाँ सर, आपने बताया था, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हाई, समझ लो हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड रास्ते में रख दें, तो ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कई सारे माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है। और स्प्लिटिंग ऑफ, बात को समझना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये है स्टार्क इफेक्ट, और इस स्टार्क इफेक्ट को बोहर जी ने एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों भैया? क्योंकि उतने माइन्यूट लेवल पर उन्होंने नहीं स्टडी की। तो सर ये स्टार्क इफेक्ट मैं तो समझ गया, और अच्छे से बताइए, ठीक है। तो 3 नंबर में आप क्या लिखोगे? इट कांट एक्सप्लेन, ठीक है, इट कांट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। खूब बढ़िया से लिख लेना। और जिन बच्चों को ये नहीं पता स्टार्क इफेक्ट, मैं बताऊं, जैसे ये एक स्पेक्ट्रा निकली, ठीक है, जब यहाँ पे हम कोई क्या रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें एक हाई इंटेंसिटी वाली, तो होगा क्या, ये इसमें भी कई सारे हमारे माइक्रोवेव, कई सारी स्पेक्ट्रा निकलेगी, ठीक है, ये माइक्रो लेवल पे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? यार आपको पता है एक सेल में कई सारे सबसेल होते हैं, तो सबसेल के फॉर्म में स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा ड्यू टू हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट एंड बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। वहीं पर बात करें हम चौथे नंबर की इनकी लिमिटेशन की, तो वो है यार इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। ये क्या नहीं कर पाए भैया? ये जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ये जीमन इफेक्ट क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पे मैं लिख दूँ, नहीं तुम बोलोगे सर ने गलत लिख दिया। जीमन इफेक्ट क्या है? ये एक महान साइंटिस्ट है, जीमन भी और स्टार्क भी। जीमन ने क्या किया? जीमन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या किसी भी वेव को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम हमारी मिलती है प्यारे बच्चों, और अगर वहाँ पे कोई हम हाई इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड रख दें, तो वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो स्प्लिट हो जाती है। कैसे? कई पार्ट में, माइक्रो लेवल के, ठीक है, माइक्रोवेव के फॉर्म में। तो कई माइक्रो लेवल पे जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रा की, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया किसने? बोहर के एटॉमिक मॉडल ने। यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो ये स्प्लिटिंग हुई, ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रख दें तो भी स्प्लिटिंग होगी। और इस स्प्लिटिंग को नहीं समझा पाए कौन? आपके अपने प्यारे नोबेल प्राइज के विजेता बोहर जी। क्यों नहीं समझा पाए भैया? क्योंकि उनके समय में इतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप भी नहीं था, और उन्होंने यार सबसेल को भी एक्सप्लेन नहीं किया था। और सबसेल अगर एक्सप्लेन किए होते तो यहाँ तक चीज़ें और इलेबरेट कर पाते। ओके सर, मैं समझ गया, 4 लिमिटेशन यहाँ आपने एक्सप्लेन कर दी। अब हम चलते हैं लिमिटेशन नंबर 5 पर। और क्या नहीं एक्सप्लेन किया? डुअल नेचर ऑफ मैटर। आप बोलोगे सर ये क्या? जी हाँ, अभी आगे पढ़ोगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, जहाँ पे आप डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ोगे, फिर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ोगे। इन सारी चीज़ों को भी आपके बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट कांट एक्सप्लेन, ठीक है, या इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये नहीं कर सका, ठीक है। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो यार, मेन चीज़ें समझना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए बोहर जी? डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओके सर, डुअल नेचर ऑफ मैटर इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो भैया ये क्या है? मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भैया क्या वेव नेचर भी कंसिस्ट करता है और पार्टिकल नेचर भी कंसिस्ट करता है। आगे के रास्ते में आपको पता चलेगा क्या कहानी है इन सब की। चलो हाँ सर, हम समझ गए। यहाँ पे आपने 5 लिमिटेशन बताई, और कोई लिमिटेशन? बहुत सारी लिमिटेशन है, ठीक है। एक लिमिटेशन ये है कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोहर। कैसे एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब के टाइम में नहीं ज्ञात थी, तो आगे ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई। तो 6वीं लिमिटेशन भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं सर? इट कांट एक्सप्लेन, ठीक है, या इट कुड नॉट लिखो, ज़्यादा सही पड़ेगा भैया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को भी बोहर जी आपके एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं मेनली आपको समझा रहा हूँ यार, बाकी पोथी बनवाना मुझे पसंद नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। सर और क्या बोहर जी ने नहीं एक्सप्लेन किया? यार बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे
3 डायमेंशनल एटम का जो 3D स्ट्रक्चर है उसको भी बोहर जी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार लिमिटेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में पूरी समराइज करा रहा हूँ। सबसे पहले कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन के लिए था, और हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है एक एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये मॉडल फेल हो गया। तो सर ये लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस का क्या मतलब प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखोगे ये कैटायन है, यहाँ पे ओवरऑल जब आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन एक आएगा जो कि हाइड्रोजन के सिमिलर है। तो इसके लिए ये चीज़ फॉलो होती है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी ये वर्क नहीं करेगा। चलो सर समझ गए। दूसरा क्या है, दूसरा सोमरफील्ड जी ने बताया कि इस सेल के अलावा सब सेल भी होते हैं, क्योंकि उनके पास हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप थी, बोहर जी के पास वो नहीं था, इस कारण वो असमर्थ है इन चीज़ों को बताने में। तीसरी भैया जबरदस्त इफेक्ट है स्टार्क इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो हाई इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी भी स्पेक्ट्रम में उन चीज़ों को भी बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। जीमेन इफेक्ट को भी बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया, बोहर ने 3D स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन किया, और इतने सब के बाद इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग और कैसे मॉलिक्यूल बनते हैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सारी थी लिमिटेशन बोहर एटॉमिक मॉडल की। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना कुछ आपको पढ़ाया गया वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से चली गई हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन बस आपके लिए है, कमेंट करके सपोर्ट करिए और बताइए कि क्या लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।